नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के गढ़खाल में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और इसी के साथ साथ उन्होंने महंत अवधेशानाथ जोगी महाराज की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया। सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन, प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में देश के प्रथम सीडीएस पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा पर पुष्प अंजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने आगे लिखा कि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा अविस्मरणीय है। उनके साहस और शौर्य को नमन। और वही पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंडी टोपी पहनकर जो है पूजा अर्चना की। साथ ही बच्चे को देखकर उससे प्यार भी किया और अपना आशीष भी दिया। और इस बीच ये तस्वीरें जहां पौड़ी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और यहां पर पारंपरिक टोपी भी पहनी। उत्तराखंडी टोपी में भी मुख्यमंत्री नजर आए, जहां पूजा पाठ करते हुए नजर आए। और वहीं उन्होंने यहां पर एक बच्चा भी देखा जिसे लाड और प्यार करते हुए सूबे के मुखिया नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में उनके आवास पर पर्यटन विभाग के एक राही पर्यटक जो है आवास पर खुर्जा बुलंदशहर को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए एग्रीमेंट किया गया और इसी प्रकार की 9 और संपत्तियों के लिए भी जल्द समझौता किया जाएगा, जबकि 11 संपत्तियां पूर्व में भी पीपीपी मोड पर दी जा चुकी है। इन समझौतों से सकारात्मक परिणाम आएगा। एग्रीमेंट के बाद जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन के प्रति बढ़ते आकर्षण के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। इसको देखते हुए पुराने एवं जीरोशील्ड राही पर्यटक आवासों की पीपीपी मोड पर हस्तांतरित कर संचालित करने के लिए दिया जा रहा है और अपनी गौरवशाली संस्कृति, ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध प्राकृतिक वन संपदा के चलते पर्यटन के क्षेत्र में निवेश आकर्षित हो रहा है, जिसको रोजगार के अवसर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान संभव हो रहा है। जयवीर सिंह ने बताया कि पहले चरण में कैबिनेट में स्वीकृत 11 सही पर्यटक आवास गृहों की पीपीपी मोड पर दिया जा चुका है और दूसरे चरण में स्वीकृत 4 सही पर्यटक आवास गृहों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें कि राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर का श्री कृष्णा कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एग्रीमेंट हुआ है। बाकी 3 राही पर्यटक आवास गृह भदोही, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी तथा राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी को जल्द एग्रीमेंट होगा। और तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हर दिन के साथ दिव्यता और भव्यता के नए सोपानों की ओर अग्रसर है। इस दिव्यता और भव्यता का साक्षी बनने पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। इसी क्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गुरुवार को राज्य सरकार की मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना के तहत पहली तीर्थयात्रा ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज के लिए रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने महाकुंभ में हुई व्यवस्थाओं को लेकर जमकर सराहना की।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो इतना बड़ा महाकुंभ आयोजन किया है, इनके लिए मैं वहां के मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। बहुत बड़ा आयोजन कि इतने सारे 40 करोड़ ऑफ द लोग वहां पे जा रहे हैं। इतना लोगों का आयोजन करना कुछ कम बात नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने आयोजन किया। इसलिए यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहीं छत्तीसगढ़ में श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के समाधि स्मृति जो है महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है। इस मौके पर अमित शाह ने सभा को संबोधित भी किया। आज मेरे लिए, भाई बैठ जाओ, आप सुन नहीं रहे हो, बैठ जाओ यार, मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं, बाद में ही बोलूंगा, सेट कर बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाइए, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बैठ जाइए। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य है। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने। और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए। और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से है। और भाइयों बहनों, पूरा विश्व अचंभे में पड़ गया जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा था और G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी के विचार को जरा भी राजनीति करे बगैर एक क्षण में जमीन पर उतारकर उनके संदेश का अनुकरण करने का, और पूरा देश अचंभित था उस वक्त। और देश भर के भारतीयता के भक्त बहुत आह्लादित थे, आनंदित थे। और ये मूल विचार, ये आंदोलन
आचार्य महोदय का भी। जीवन के अंतिम क्षण तक तपस्या का मार्ग नहीं देखा, छोड़ा। अंत समय में जिन्होंने उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, वो सभी को मालूम पड़ गया था कि जीवन को पंच तत्व के साथ एकाकार करने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। शरीर तो क्रूसकाय होता गया, आत्मा का प्रकाश इतना ही दिव्य होता है। और जीवन के अंत तक इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल जिन शासन के अनुयायी जैनेतरों को भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मोक्ष का मार्ग बताने का काम किया। धर्म, राष्ट्र और समाज, ये तीनों के लिए जीवन का हर क्षण समर्पित होना चाहिए। ऐसा बोलने वाले तो बहुत लोग संसार में मिलते हैं, मगर पूरा जीवन इस तरह से जीने वाले लोग कभी कभार ही देखते हैं। और ये आचार्य है। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किसी की भी आलोचना करे बगैर समग्र विश्व में आज के समयानुकूल व्याख्या कर प्रस्तापित करने का काम आचार्य विद्यासागर जी महाराज। जैन धर्म के सारे सिद्धांत जरा भी छेड़खानी करे बगैर पूरा जीवन न केवल उनके शिष्यों का भी उसी रास्ते पर चले, इसका उन्होंने आग्रह रखा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांतों की पोटली बांधकर पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार कर। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, नवीन जैन जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ के सारे कार्यक्रम के आयोजक मुझे मिलने के लिए आए थे कि आचार्य महोदय की समाधि की पहली वर्षगांठ पर 100 रुपये का सिक्का उनके स्मारक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करें और 5 रुपये का एक कवल लिफाफा आचार्य जी के जीवन कवन। और वहीं राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। पीएम मोदी सदन में अपने संबोधन में क्या कुछ कहें, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत की उपलब्धियों के बारे में, दुनिया की भारत से अपेक्षाओं के बारे में और भारत के सामान्य मानवी का आत्मविश्वास, विकसित भारत बनाने का संकल्प, इन सारे विषयों को लेकर के विस्तार से चर्चा की है। देश को आगे की दिशा भी दिखाई है। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रेरक भी था, प्रभावी भी था और हम सब के लिए भविष्य के काम का मार्गदर्शन भी था। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, करीब 70 से भी ज्यादा माननीय सांसदों ने अपने बहुमूल्य विचारों से इस आभार प्रस्ताव को
समृद्ध करने का प्रयास किया है। यहां पक्ष प्रतिपक्ष दोनों तरफ से चर्चा हुई। हर किसी ने अपने अपने तरीके से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को जिसने जैसे समझा वैसे यहां समझाया और उन्होंने आदरणीय सभापति जी, यहां पर सबका साथ सबका विकास इस पर बहुत कुछ कहा गया। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इसमें कठिनाई क्या है। सबका साथ सबका विकास ये तो हम सबका दायित्व है और इसीलिए तो देश ने हम सबको यहां बैठने का अवसर दिया है और उसमें लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है उनसे सबका साथ सबका विकास इसके लिए कोई अपेक्षा करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जो उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट और इसलिए उनकी नीति, रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। 2014 के बाद देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और मैं हूं देश की जनता का आभारी हूं। हमें तीसरी बार लगातार ये तीसरी बार जनता यहां पहुंचाती है। इतने बड़े देश में इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट मीडिया। और अमेरिका में 104 भारतीयों को अमानवीय तरीके से जो है डिपोर्ट किए जाने को लेकर संसद में विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाया है। जी हां, जिसका भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने निर्वासित भारतीय नागरिकों के बारे में लोकसभा में बात की। वह विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 7 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। To apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role
to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों।